जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और एक ज़मीन का मामला सामने आया है। एक आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी लोग कैसे कब्जा किए हैं, आइए हम बताते हैं। और ज़मीन का मामला बहुत पुराना है। बहुत से मंत्री विधायक लोग से मिले, लेकिन अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं किए हैं, कार्य नहीं किए हैं। लास्ट में इस समाज के अगवा लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और विधायक जयराम महतो से भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको न्याय दिलाइए। एक आदिवासी होके झारखंड में एक आदिवासी सरकार है और आदिवासियों के साथ इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, ज़मीनें हड़पा जा रहा है, तो कैसे आदिवासी सरकार। मैं इस सारी मामलों के लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पीड़ित अरुण कुमार उरांग जी है। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ मामला है, आखिर जयराम महतो से या समाज के अगवा लोगों से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जयराम महतो से क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं विधायक जयराम महतो जी से अनुरोध करता हूं कि आपने जैसे समाज के लिए इतना कल्याणकारी काम किया है, मैं अपने लिए भी एक अनुरोध करता हूं कि मेरे भी ज़मीन को मुफ्त किया जाए और इस तरह के जितना भी आदिवासियों की ज़मीन है उसको कल्याण करके उनके मालिक को उनके हाथ उनको सौंपा जाए। हम आपसे और अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया समाज के लोग भी जुड़ें इससे और इस तरह का जो भी अनैतिक कार्य हो रहा है उससे छुटकारा दिया जाए। समाज जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ एक आदिवासी भाई हैं और आदिवासी लोग का ज़मीन को किस तरह से गैर आदिवासी लोग कब्जा किए हुए हैं और इनके साथ मारने पीटने का बहुत सारे धमकी भी देते हैं। और इनके साथ आदिवासी लोग खड़ा अभी तक क्यों नहीं हुए हैं कि आदिवासी लोग को इन्हें सूचना दिए हैं, जो आदिवासी के अगुवा कहते हैं उनको क्या सूचना दिए हैं, विधायक मंत्री से मिले हैं, सबसे मिले, लेकिन न्याय अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं। और कौन लोग हैं आदिवासी का ज़मीन को कब्जा करने वाले गैर आदिवासी लोग, किस तरह से कब्जा किए हुए हैं, सारी चीज़ का जानकारी देते हैं। सर, आप पहले ये बताइए कि आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी लोग कैसे कब्जा कर लिए? मैं अरुण कुमार मुंडा इसी थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। कोकर सदर थाना। कहाँ? कोकर सदर थाना के निवासी हूँ। और मैंने 91 में ये ज़मीन सुमरा उरांव से खरीदा था। इससे पहले ये ज़मीन उनके पिता भोसा उरांव से मैंने खरीदने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी सुमरा उरांव को मिला और सुमरा उरांव से मैंने 91 में ये ज़मीन खरीदी। उसके बाद मैं अपने छोटे भाई बेरोजगार, उनको ये ज़मीन दे दिया कि वो अपना जीविका अपने परिवार को चला सके। उसने राघव शरण भारती के साथ मिलकर एक गैरेज खोला और वहाँ पर वो अपना जीविका चला रहे थे। मेरे नौकरी करने के दौरान मैं 29 साल इस शहर से बाहर रहा। इस दौरान 1999 में किसी जालसाज के कारण और ये समझकर लोगों ने कि इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को केस करके ये ज़मीन को उलझाने का प्रयास किया, जिसके द्वारा मेरे को पता चलने पर मैंने इसमें 144 धारा लगाकर कानूनी रोक लगवाई थी और मैंने थाना को भी लिखा और सब जगह हुआ। थाना की रिपोर्ट के अनुसार हाँ, ये गलत हुआ है और उसने अपना एक रिपोर्ट दिया। एसआर कोर्ट ने भी अपना एक रिपोर्ट लिखा और वो पुराना केस सबको खारिज कर दिया। इसमें जिस तरह का जो भी कार्रवाई किया गया है और इसमें जो भी सबूत उन लोगों को पेश किया गया है वो न्यायालय द्वारा निष्पक्ष है। वो 71A के द्वारा, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के द्वारा ये कार्य जो नियम के विरुद्ध है और इसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद ये केस चलता रहा और हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते गए, क्योंकि मैं बाहर रहता था फिर भी इल्ज़ाम मुझ पर लगते रहता था। मैंने हर इल्ज़ाम का हर सबूत मैंने पेश किया और ये न्यायालय ने सिफारिश किया। फिर भी उसके बाद भी मेरे भाई ने इसके साथ गैरेज चलाते रहा और आपके भाई? हाँ, आपके भाई उनके साथ गैरेज चलाता था। हाँ। और गैरेज में उनको आप मतलब एक तरह से उसको रोजी रोटी के लिए दुकान चलाने के लिए आप ज़मीन दिए थे? हाँ, ज़मीन दिए थे मतलब एक छोटा सा घर या रूम दिए होंगे? हाँ, एक छोटा सा वहाँ पर एक छोटा सा एक रूम बना हुआ था। धीरे धीरे आपके पूरा वो हिस्ट्री निकालने लगा। हाँ। और देख रहा है कि आप अकेले हैं,
आदिवासी हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, ईमानदार हैं, तो आपका वो फ़ायदा लेने लगा। और वो धीरे धीरे इसका फायदा लगा, जबकि उस छोटे से कमरे का मेरे पास लगान रसीद भी रहता है जो आज तक वर्तमान में है। हाँ, म्युनिसिपल टैक्स में देता हूँ उस जगह का, वो भी आज तक वर्तमान तक अभी तक पेमेंट किया हुआ है। और जब मेरे भाई की मृत्यु होने के बाद मैंने जब उससे पूछा, ना उन्होंने किराया देना शुरू किया और ना कुछ किया, ये सारा चीज़ वो बंद कर दिया। मेरे बहुत बार अनुरोध करने पर, बार बार अनुरोध करने पर वो मेरे अनुरोध को अनदेखा करने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने मेरे सीधेपन का ये लाभ उठाया कि उन्होंने अपना जितना भी हो ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर लगाया और सारा चीज़ लगाया। और मेरे हर चीज़ का मैंने थाना में 2020 में दिया था, उसकी भी कार्रवाई उतनी नहीं हो पाई। मैंने एसडीओ को भी लिखा, एसडीओ ने भी अपने कार्रवाई कुछ दिन तक चलाई और वो भी निस्तक पड़ा हुआ है। फिर मैंने कमिश्नर को लिखा था, साउथ छोटा नागपुर कमिश्नर को भी लिखा था, उसने भी एक एप्लीकेशन लिख के एसडीओ को कहा कि तुरंत कार्रवाई किया जाए, लेकिन ये भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर मैंने सीओ को लिखा, सीओ को लिखने के बाद सीओ ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक किए नहीं है, ये भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और इसके बाद जब एक अखबार में ये न्यूज़ आया कि ये एक स्पेशल मीटिंग चलाया जा रहा है ज़मीन के विवाद पर खेल गांव में, तो वहाँ उपस्थित हुआ। जब मैं वहाँ उपस्थित हुआ तो मैंने फिर अपना सारा एप्लीकेशन दिया कि उसमें किस तरह से मेरे साथ प्रतापी करता है और मुझसे मारपीट, मुझे तरह तरह की धमकी देता है। और इस कारण से उन्होंने मुझे कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशन दिया, इस एप्लीकेशन पर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। और कार्रवाई शुरू करते ही उसने एफआईआर लॉन्च किया और उसके बाद उस पर ST/SC धारा एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। जो 17 सितंबर को ही ये 17/7/2025 को ही ये रिजेक्ट हो गया है। इस पर इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मेरे गवाह को भी गुमराह किया, उन्होंने मेरे गवाह को भी धमकी दिया कि तुम लोगों को अच्छा नहीं होगा। और इस धमकी का वजह में ये हुआ कि इन्होंने बहुत पुराना मारपीट को ये हमारे गवाहों के द्वारा उस पर नाम लिखित दर्ज कर दिया गया। और ये थाना पर ना कार्रवाई करके ये सीधा कंप्लेंट केस कोर्ट में दर्ज किया है। और अभी तक ये कार्रवाई हो नहीं रही है और ये रुकी हुई है। मैं अपने समाज के लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके ऐसे लोगों को के साथ न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। मैंने बहुत से विधायक और लोग बड़े बड़े लोगों के साथ भी मिला हूँ, उन लोगों ने कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई हो नहीं पाई है। और ये पिछले 7-8 साल से ये लंबित है और पता नहीं मैं इस बुजुर्ग रिटायर आदमी के साथ क्या होगा, ये भी मुझे पता नहीं। आपको जान का भी खतरा है? और मुझे भी जान का भी खतरा है, क्योंकि मेरे गवाहों को भी कहा गया था कि कुछ भी हो सकता है, सावधान रहना, है ना। मारने पीटने के धमकी? हाँ, मारने पीटने का धमकी दिया है। उसने गलत केस कर दिया है कि मैंने मारपीट किया है, हाँ, और माथा फोड़ा है। उन लोग उल्टा आरोप लगाते हैं आरोप लगा है कि मैंने उसका माथा फोड़ा है और वो हमसे बहुत कुछ हमारा पैसा वैसा सब छीना है, जबकि ये घटना किसी और के साथ है। इसका भी पुख्ता सबूत वहाँ के लोकल लोग भी दे सकते हैं। और मैं अब से इस परिस्थिति में हो गया हूँ कि अब मैं निवेदन करता हूँ अपने समाज के लोगों से कि इस न्याय पर साथ दें। और मैं खास करके जयराम जी से ये निवेदन करता हूँ कि आपने समाज के लिए बहुत अच्छा कल्याणकारी काम किया है। आपके आने के बाद से इस समाज को बहुत मजबूती मिली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे भी इस पर सहयोग किया जाए और मुझे भी न्याय दिया जाए। इस न्याय के लिए मैं सदा आपके लिए आभारी रहूँगा। और मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है। ये सारा चीज़ का विवरण आप हमारे हर जगह देख सकते हैं। ठीक है।